सबसे पहले आप देखिए एएमयू स्केल, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें आप सबसे पहले देखते हैं एएमयू स्केल। एक्चुअली में हम लोग मास किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं या ग्राम में मेजर कर रहे हैं, और न्यूक्लियस की, एटम की, मॉलिक्यूल की साइज है बहुत छोटी। तो इनके मासेस को अगर हम केजी में एक्सप्रेस करेंगे तो 10⁻⁻27 किलोग्राम, 10⁻31 किलोग्राम, ये सब इस तरीके से मास आएंगे। ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इसको हम सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, जैसे 1 आता, 2, 9, 10, 25, तो थोड़ा आसान होता। तो एएमयू स्केल डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। 1 AMU मास, 1 AMU mass is equal to 1/12th part of mass of one carbon atom. Mass of one carbon atom. अगर हम एक कार्बन एटम का 12th पार्ट कंसीडर करें तो दैट विल बी द 1 AMU मास। तो यहाँ अगर हम कार्बन की बात करें तो ये है 6C12, मीन्स 1 मोल। अगर हम कार्बन लेते हैं 1 मोल, तो उसका मास जो होगा वो 12 ग्राम होगा। और 1 मोल का मतलब 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब है कि 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स अगर हम लेंगे, कार्बन एटम्स, तो इनका मास होगा 12 ग्राम। सो 1 कार्बन एटम 1 कार्बन एटम की बात करेंगे तो हो जाएगा 12 बाई, ये एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम। 12 बाई n ग्राम, वेयर n की जरूरत पड़ेगी तो 6 इंटू 10⁻23 से रिप्लेस करेंगे। मीन्स 1 AMU मास इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 बाई n ग्राम। Now 12 and 12 cancels out, 1 by n ग्राम। नाउ ये हो जाएगा 10⁻³ और n की जगह हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा किलोग्राम। नाउ 1/6 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁻26 किलोग्राम। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻27, चाहिए तो 10 दे दीजिए, वापस चले जाएंगे, बाई 6 किलोग्राम। दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मीन्स 1 AMU मास जो है, दैट मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर किसी पार्टिकल का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है तो दैट विल बी ऑफ 1 AMU मास। अब अगर मैं कहता मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इन केजी आपको पता है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU। ये AMU स्केल में चला जाएगा और ये रफली आता है 1.00678 1.00768 इन एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम कहते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको दिया जाता है एग्जाम में, ये आपको निकालना नहीं पड़ता है। बट कोई भी मास अगर है किसी एटम का या न्यूक्लियाई का या मॉलिक्यूल का, तो उसको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे उस केस में हमें जो मास मिलेगा वो मास इन AMU स्केल हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इन केजी है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टू द 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से, तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU स्केल, इन AMU स्केल। और ये अप्रोक्सीमेट आता है 1.007 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे आता है। तो ये देखिए 1.007, 1.008 ऐसे आने लगा मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिवाइड कर दें, इन केजी में था, वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से, तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। इन AMU वैल्यू आती है 0.00054
एटॉमिक मास यूनिट स्केल। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे पास न्यूक्लियस होगा या एलिमेंट होगा उसके मास को हम एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का मास है तो 1.007 होगा। हीलियम का मास है तो हम देखेंगे हीलियम का मास जो होगा वो 4.005 के आसपास होगा। मतलब एएमयू में अब सारे मास एक्सप्रेस होंगे। तो पहला हमने एएमयू में एक्सप्रेस किया। दूसरा ये कि हम लोग देखेंगे यहाँ मास डिफेक्ट होता है। जब हम एक्चुअल मास निकालेंगे अंडर फॉर्मेशन और आफ्टर फॉर्मेशन मास निकालेंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट से एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं दो बार। अगर मास इन केजी दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, और मास इन एएमयू स्केल दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। यानी पहला पार्ट था एक्सप्रेसिंग द मासेस इन एएमयू स्केल। तो हमने ये कहा कि 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। दूसरा हमने कहा कि किसी भी मास को अगर AMU मास से डिवाइड कर दें तो उसका मास इन AMU स्केल कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा हम कह रहे हैं कि मास डिफेक्ट से एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम किसी न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि जितने पार्टिकल से वो कंपोज हुआ है और रियल जितना मास आ रहा है आफ्टर फॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी कहीं मास डिसअपियर होता है तो बदले में इनॉर्मस हीट क्रिएट होती है। तो उस हीट को क्रिएट करने के लिए हम लोग मास डिफेक्ट एनर्जी क्रिएट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एनर्जी अंडर मास डिफेक्ट, यहाँ आइंस्टाइन का फार्मूला यूज होता है। अगर डेल एम इज द मास डिफेक्ट इन केजी, तो इसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है जूल में हो जाता है लॉस इन एनर्जी और क्रिएटिंग द एनर्जी। इफ डेल एम मास इज द disappeared mass then the released energy will be the del mc square। इसको अगर हम 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करके रखें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल एम हो जाएगा इन के जी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको मास इन ग्राम, मास इन सेंटीग्राम दिया है तो उसको मास इन किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ उठा के रख दीजिए, ये आ जाएगा। नाउ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम एक एग्जांपल लें कि से द मास डिफेक्ट इज 0.1 ग्राम और आपसे पूछें कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी को कोसेंट एनर्जी कहते हैं, रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड द क्यू एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी न्यूक्लियस फॉर्मेशन की एनर्जी आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर मास डिफेक्ट है तो इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ हम लगा सकते हैं E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, जूल में है, अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ मास इन किलोग्राम 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। नाउ डेल एम हो गया इन किलोग्राम। सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 अपान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19 बनेगा। नाउ प्लस 19 माइनस 3 बन जाएगा प्लस 16, यहाँ आके लग जाएगा इसके ऊपर प्लस 16। नाउ 1 अपान 0.9 अपान 1.6, 0.9 को 1 देख सकते हैं, दिस इंटू दिस 0.9, 1 देख लीजिए, अपान ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा 10 to the power 16 और 10 to the power 16, that is 10 to the power 32, 10 to the power 32 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ पॉइंट ले लेते तो 10 हो जाता, ये भी हटा लेते तो 100 हो जाता, ये हो जाएगा 625 into 10 to the power 32 EV, that is 6.25 into 10 to the power 31 EV। मीन्स अगर कहीं 0.1 ग्राम मास डिसअपियर हुआ है तो बदले में
6.25 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्रिएट होगी। ये तो मास इन किलोग्राम था। अगर मास इन एएमयू दिया हो तो उस केस में हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मास इन किलोग्राम था तो ईवी में एनर्जी। अगर मास इन एएमयू दिया हो यानी कि सम मास डिसअपीयर्स इन एएमयू स्केल, तो इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? इसके लिए ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं कहता मास डिफेक्ट ऑफ वैल्यू 1 AMU है, 1 AMU मास डिसअपीयर्स, काउंटिंग में अगर 1 AMU मास नहीं मिला तो उस 1 AMU मास की इक्विवेलेंट रिलीज्ड एनर्जी कितनी होगी? मींस हम यहाँ डेटा दे रहे हैं मास डिफेक्ट इज इक्वल टू 1 AMU मास, तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द रिलीज्ड एनर्जी, व्हाट will be the released, what will be the released energy, released energy की वैल्यू कितनी होगी? लगा दीजिए E is equal to del m into c square, ये जूल में चल रहा है। now del m is the 1 AMU mass and 1 AMU मास की जो वैल्यू है ये हो गया जूल में। अभी हम डेल एमयू रखने वाले हैं 1 AMU मास। 1 AMU इज द 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आ गया ये kg में, और c हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर, ये हो गया जूल में। इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कीजिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको कैंसिल करें, सॉल्व करें तो आएगा 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस इज द मिलियन, केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको मिलियन कहते हैं, फिजिक्स में मेगा कहते हैं, चलेगा। मिलियन 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस अगर 1 AMU मास डिफेक्ट है, 1 AMU मास डिफेक्ट, तो 1 AMU मास डिफेक्ट जो होगा वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्रिएट करेगा। एक्चुअली में ये सब जो एनर्जी कैलकुलेट हो रही है ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर, इनकी एनर्जी होंगी। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हमें मास डिफेक्ट की वैल्यू दे दी जाए आइदर इन किलोग्राम, आर इन ग्राम, आर इन AMU, तो एसोसिएट रिलीज्ड एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए 1 AMU मास डिफेक्ट की एनर्जी इतनी है और मैं कहता कि डेल m AMU मास इज डिसअपीयरिंग, तो एसोसिएट रिलीज्ड एनर्जी हो जाती डेल m मल्टीप्लाइड इन 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सीधी सी बात है, अगर मास डिफेक्ट इन AMU दिया है 0.1 AMU, 0.9 AMU, 0.7 AMU, 20 AMU, तो मास डिफेक्ट इन AMU में 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें देखी। पहली चीज ये देखी कि 1 AMU मास is the 1 AMU mass is the 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, and हम लोगों ने देखा 1 AMU mass defect is equal to 931.5 million electron volt, और अगर डेल m इज द मास डिफेक्ट इन AMU, तो इस प्रोसेस की जो रिलीज्ड एनर्जी होगी, कोशेंट एनर्जी होगी, दैट विल बी द डेल m 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मास डिफेक्ट इन AMU मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको रिलीज्ड एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करा देगा। अब आ जाइए न्यूक्लियर साइज के बारे में। ये तो कैलकुलेशन के लिए इतना आपको जानना पड़ा, इसका यूज हम आगे करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन हम करते हैं न्यूक्लियर साइज का।
कहते हैं जब एटॉमिक फिजिक्स में लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस काफी टिनी साइज का है। न्यूक्लियस की जो साइज है वो फेम्टोमीटर में आती है, 10⁻⁻15 मीटर में आती है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस की साइज कैलकुलेट करना हो तो उसका क्या फार्मूला होगा? तो न्यूक्लियर साइज डिटर्मिनेशन, न्यूक्लियर साइज डिटर्मिनेशन। एक्चुअली में जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, अगर V इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा। क्यों मास नंबर होगा? मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो मास नंबर बनेगा, और जितना मास नंबर होगा उसी के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम आएगा ना। वॉल्यूम खुल जाना चाहिए 4/3 pi r cubes is proportional to A, where r is the radius of the nucleus, radius of nucleus। तो अगर ये r is the radius of the nucleus, तो यहाँ पे अब ये हटा सकते हैं आप, एज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की पावर 3 प्रोपोर्शनल टू A, यहाँ से हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं, लैब में ढूंढते हैं, से दिस इज r0, तो r इज इक्वल टू r0 A टू द पावर 1/3। r0 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकाली गई तो रफली आई 1.5, आपको एग्जैक्ट मिली होगी, हम रफली लिख रहे हैं 1.5, ये चेंज हो सकती है, 1.23 आती है, 1.24, 1.54, 1.5 रफली ले रहे हैं, इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज कॉल्ड फर्मी, इसको बोलते हैं फर्मी और फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब मान लेते हैं हमसे कह रहा है कि सोडियम के न्यूक्लियस की रेडियस बताइए, तो सोडियम का ए रख दीजिए, सोडियम का ए होता है 23, r0 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻15, आपको रेडियस इन द ऑर्डर 10⁻⁻15 मिल जाएगा। मान लेते हैं आपसे कह रहा है गोल्ड के न्यूक्लियस की रेडियस बताइए, तो गोल्ड के लिए ए रख दीजिए, गोल्ड के लिए ए की वैल्यू होती है 79 AU 197, 197 होता है ए की वैल्यू गोल्ड के लिए, तो 197 रख दीजिए, r0 आपको पता ही है। इस तरीके से जिस एलिमेंट के लिए आप ए की वैल्यू रखेंगे, ये एज द मास नंबर, उस एलिमेंट के न्यूक्लियर रेडियस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। इस तरीके से न्यूक्लियर साइज आपको पता चल गई। नाउ न्यूक्लियर डेंसिटी, और फ्रेम में सबसे ज्यादा डेंस न्यूक्लियस ही है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है? जैसे हम लोग जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जब उनकी डेंसिटी चेक करते हैं तो वो 10⁻³ के ऑर्डर की आती है, लेकिन जब न्यूक्लियस की डेंसिटी चेक करते हैं तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की आती है। 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज्यादा है, और सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ही आती है। ऐसा नहीं कि हर मटेरियल की अलग अलग आएगी, किसी भी मटेरियल के निकालें जो न्यूक्लियस डेंसिटी आती है वो सभी मटेरियल्स की सेम आती है। न्यूक्लियर साइज सबका अलग अलग आएगा क्योंकि मास नंबर अलग अलग है, लेकिन न्यूक्लियस जब डेंसिटी निकाले जाते हैं तो देखते हैं वो मास पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो मास नंबर पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इस बात पर डिपेंडेंट ही नहीं है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर अवेलेबल। अकॉर्डिंगली न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो आ जाइए न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी में सबसे पहला पार्ट आता है, अच्छा डेंसिटी अगर निकालें तो हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना? A is the total number of neutrons and protons, and U that is atomic mass unit scale लग जाएगा, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास इन AMU स्केल, और वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, where r is the radius of the nucleus। now A है मास नंबर, U है एटॉमिक मास यूनिट स्केल में मास, 4/3 पाई r
आर की वैल्यू आपके पास ये है न्यूक्लियर रेडियस की, R0 8⁻1/3, तो R0 8⁻1/3 नाउ ये हो जाएगा AU/4/3 पाई R0³ A। देखिए ए और ए कैंसिल हो गया। पूछता है न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स चेक करें तो उनके ए चेंज होते रहेंगे, लेकिन उनसे जब न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट आएगी। मीन्स सभी एलिमेंट के न्यूक्लियर कंटेंट की डेंसिटी सेम होती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। नाउ ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। यू पता ही है 4/3 पाई, R0 पता ही, अगर रख दें तो उसकी वैल्यू आती है 10⁻17। ये सब 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है कैलकुलेट करने केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट कर ली कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उसका मास नंबर बदलता रहेगा, अकॉर्डिंगली रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस तो बदलती रहेगी, लेकिन डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, तो ये कांस्टेंट आएगी। मींस प्रूव हुआ कि न्यूक्लियस सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी कॉमन या कांस्टेंट होती है, और इसका वैल्यू जो होता है वो या ऑर्डर जो होता है वो 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब का होता है। आ जाइए, न्यूक्लियर आपने साइज निकाल ली, न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल ली, तो न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये भी हर साल लिखने के लिए आता है। जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं ढेर सारे न्यूट्रॉन्स हैं, ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं। किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन है वो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन ही उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अगर हम किसी एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हटा लें तो हम देखेंगे कि उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, केमिकली एक्टिव हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। यानी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके ऑर्बिट में सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके न्यूक्लियस में कंटेन्ड न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन डिसाइड करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो आप न्यूक्लियर कंटेंट चेंज करते जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज होता जाता है न्यूक्लियस में, उस पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। अब अगर किसी न्यूक्लियस में ढेर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन तो चलिए चार्जलेस है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लग रहा है ना। इस रिपल्सन को कूलॉम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। इस रिपल्सन के अगेंस्ट ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको इस छोटे से वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम में बांध के रख रहा है। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। इन रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट ऐसे कौन से फोर्स हैं जो न्यूक्लियर कंपोजिशन को स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करते हैं? तो किसी साइंटिस्ट ने सपोज कर लिया कि से देयर आर सम स्पेशल फोर्स विद इन द न्यूक्लियस यूज्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स, और ये इस रिपल्सन के अगेंस्ट प्रोटॉन को बांध के रखते हैं, इनको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर फोर्स का एक काज होता है। जैसे अगर ग्रेविटेशनल पुल है तो हमें पता है कि मासेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल पुल। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है चार्जेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का काज क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है क्या? न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस को बाउंड टुगेदर रखने का जो फोर्स है दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, और ये अब तक नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ करता था, और यहाँ प्रोटॉनों के रिपल्सन के अगेंस्ट इन्हें इस छोटे से वॉल्यूम में कलेक्ट टुगेदर करके रखने में न्यूक्लियर फोर्स हेल्प कर रहा है। इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स को काउंटर बैलेंस करके इन्हें क्लोज रखने की कोशिश करता है इन अ न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, और ये प्रोटॉनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से भी ग्रेटर फोर्स है, और हम ये कह रहे हैं कि हर फोर्स का एक काज होता है। तो हम सिर्फ ऐसे तो नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं जो
प्रोटॉनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करके उन्हें बांध के रखते हैं। अब तुरंत क्वेश्चन उठता है कि हाउ द न्यूक्लियर फोर्स आर जनरेटेड, कहाँ से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होते हैं और उनकी वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब न्यूक्लियर फोर्स पे रिसर्च किया गया तो उसकी 4 प्रॉपर्टी निकल कर आई, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। उस प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन किया फॉरेन के एक साइंटिस्ट यू कावा ने, जापानीज साइंटिस्ट थे यू कावा। यू कावा ने पाई मेसान का कॉन्सेप्ट रखा और पाई मेसान के कॉन्सेप्ट से न्यूक्लियर फोर्स के जनरेशन को एक्सप्लेन किया। तो इसको स्लो प्रोसेस में समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर में न्यूक्लियर कंटेंट को बाउंड टुगेदर रखने वाले फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये प्रोटॉनों के रिपल्सन के अगेंस्ट उन्हें टीनी वॉल्यूम में बांध के रखता है। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। अब हम जानना चाहते हैं काज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। काज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जानने के लिए हम कह रहे हैं कि जब लेबोरेटरिकली न्यूक्लियस को स्टडी किया गया तो पाया गया देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आई वाज द इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। ये बात तो पहले ही आ गई कि प्रोटॉनों के बीच रिपल्सन को अगर कोई फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर हुआ। और इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। यानी मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ये सब पहले ही आ चुके थे और इनके बाद आया न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स को मैनेज कर रहा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। पहला आया। दूसरा आया कि इट इज अ शार्ट रेंज। शार्ट रेंज कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियस बड़े होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सीज होती है। स्टेबिलिटी सीज होने का मतलब न्यूक्लियर फोर्स मैनेज नहीं कर पाता है थ्रू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, तभी तो न्यूक्लियस टूट जाते हैं। जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो जिनकी न्यूक्लियर साइज बड़ी हो जाती है उनके न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर साइज बड़ी हो रही है तो न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर पा रहा है, वो प्रोटॉनिक रिपल्सन को मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन छोटे न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो ये काफी स्टेबल होता है और प्रोटॉन्स को बाउंड टुगेदर रखने में हेल्प करता है। तो दूसरा आया कि इट इज अ शार्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स इज शार्ट रेंज। इससे हमें रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? जब न्यूक्लियर साइज एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल रिलीज करता है और एक्सेस एनर्जी गामा रेडिएशन के टर्म में रिलीज करके अपनी साइज को छोटा कर लेता है। ये जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन से रिलीज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, शार्ट रेंज। एंड थर्ड आया इट इज चार्ज एंड मास इंडिपेंडेंट। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है जितना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और उतना ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। यानी न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ये सब बराबर है। यानी कि न्यूट्रॉनों का मास प्रोटॉनों के मास से अलग होता है। इसका मतलब है कि अगर सबके बीच बराबर फोर्स आ रहा है तो मास इंडिपेंडेंट हो गए। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इसका मतलब है कि अगर प्रोटॉन पे चार्ज है और न्यूक्लियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एफपीटी आ रहा है, और न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, इनके बीच जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो एफएफएन आ रहा है, एफएनएन आ रहा है, और एफएनएन और एफपीटी बराबर आता है। मतलब न्यूक्लियस में किसी भी दो पार्टिकल को अगर हम पकड़ेंगे, न्यूक्लियस में पार्टिकल्स को न्यूक्लियस कहते हैं, किसी भी हम न्यूक्लियस को पकड़ेंगे तो देखेंगे कि उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम आती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी उतनी आएगी जितनी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आएगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में आएगी। तो इसका मतलब है ना तो मास डिपेंडेंट है ना चार्ज डिपेंडेंट है। तो कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज मास इंडिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी भी न्यूक्लियस में आप जाइए, चाहे वो हैवी न्यूक्लियाई हो चाहे वो लाइट न्यूक्लियाई हो, मेटल हो तो फिर नॉन मेटल हो, जब आप पर पेयर की बात करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, तो पर पेयर जो फोर्स आता है वो कांस्टेंट आता है। मींस पर न्यूक्लियन के बीच न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आती है।
इसको हम सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं। कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज शोज अ सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन वैल्यू का मतलब किसी भी न्यूक्लियस के एक पेयर न्यूक्लियन को उठाइए, सैचुरेशन वैल्यू किसी भी न्यूक्लियस के वन पेयर आप न्यूक्लियंस को उठाइए, उनके बीच आप न्यूक्लियर फोर्स को काउंट कीजिए, देखिए न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो मतलब ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस वेरी नहीं करता है, मतलब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस वेरी करता है, न्यूक्लियंस टू न्यूक्लियन वेरी नहीं करता है। मतलब अगर किसी एक पेयर ऑफ न्यूक्लियन के लिए FNN आ गया तो वो किस एलिमेंट का है, वो हाइड्रोजन का है, वो लिथियम का है, बेरिलियम का है, गोल्ड का है, इससे कोई मतलब नहीं है। पर पेयर ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको हम सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं। मींस न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को बाउंड टुगेदर रखने का एक फोर्स है। ये प्रोटॉनों को उनके रिपल्सन के अगेंस्ट लो वॉल्यूम में बाउंड करके रखता है, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है, शार्ट रेंज है, मास एंड चार्ज इंडिपेंडेंट है एंड शोज अ सैचुरेशन वैल्यू। अब ये था कि ये क्रिएट कहाँ से होता है, क्योंकि मासेस से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, चार्जेस से इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है एंड करंट से मैग्नेटिकल फोर्स आता है। तो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से आता है, इसके लिए युकावा ने कॉन्सेप्ट दिया, युकावास पाई मेसान कॉन्सेप्ट। पाई मेसान में जाने से पहले देखिए युकावा ने क्या कहा। युकावा ने कहा कि जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं जिससे न्यूक्लियस फॉर्म होता है, उनका सेंट्रल कोर कॉमन होता है। तो ये तो क्वार्क्स होता है सेंट्रल कोर, ये सराउंड होता है बाय द पार्टिकल्स पाई मेसांस। पाई मेसांस सबसे लो मास चार्ज पार्टिकल है। ये तीन तरह के होते हैं, यानी कि अब तक आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जानते थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा हमारे पास पाई मेसांस हैं इन द न्यूक्लियस। पाई मेसांस तीन फ्लेवर में आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड जीरो चार्ज। यानी कि पाई मेसांस जो होते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिवली एंड जीरो चार्ज होते हैं। जो मास ऑफ पाई मेसांस होता है ये लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इतना लो मास होता है कि आप पाई मेसान के मासेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम युकावा की बात को देखें तो युकावा ने ये कहा कि जब हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को देखेंगे तो सेंट्रल कोर तो कॉमन है, द क्वार्क्स, सराउंडेड बाय पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई जीरो मेसांस। यानी जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं उनका सेंट्रल कोर सेम होता है, सराउंडेड बाय द पाई मेसांस। नंबर ऑफ पाई मेसांस चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंगली ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की प्रॉपर्टी शो करता है। पाई मेसांस के लिए इनमें स्ट्रगल होता है, एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से पाई मेसान लेने की कोशिश करता है या देने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज थ्योरी। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से पाई मेसान लेने या देने की कोशिश करता है, इस प्रोसेस में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक बाउंड फोर्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज द cause of creation of nuclear force, means exchange of pi mesons between the neutrons and protons and neutrons and protons are responsible for the generation of nuclear force। उन्होंने कहा एक न्यूट्रॉन पाई जीरो मेसान दे सकता है, एक न्यूट्रॉन पाई जीरो मेसान ले सकता है, एक न्यूट्रॉन पाई प्लस गेन करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन पाई माइनस गेन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन पाई जीरो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पाई जीरो मेसान दे सकता है, और एक प्रोटॉन पाई जीरो मेसान ले सकता है। इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हम सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन देख सकते हैं। देखिए चार्ज है जीरो, चार्ज है जीरो, चार्ज है जीरो, सो दिस इज राइट, जीरो जीरो जीरो, दिस इज राइट, दिस इज जीरो, दिस इज प्लस वन, दिस इज प्लस वन। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में चार्ज कंजर्वेशन आप लगा के चेक कर सकते हैं कि रिटन इक्वेशंस आर राइट आर रॉन्ग, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को पाई जीरो मेसान देता है, या एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन से पाई जीरो मेसान देता है। तो पाई जीरो का एक्सचेंज होता है बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स।
एंड इसी तरीके से एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में या तो पाई प्लस का एक्सचेंज होता है या फिर एक पाई माइनस का एक्सचेंज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाई प्लस का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ देख लीजिए हमने ऐसे लिखा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैनेज्ड है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में यहाँ पाई माइनस एक्सचेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ हमारे पास देख लीजिए ये +1 नहीं था, ये -1 नहीं है, ये 0 है, तो +1 -1 0, तो इस तरह से चार्ज कंजर्वेशन है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में पाई 0 का एक्सचेंज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में पाई 0 का एक्सचेंज है, न्यूट्रॉन पाई प्लस कैप्चर करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोटॉन पाई माइनस कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जो पाई प्लस पाई माइनस और पाई 0 का एक्सचेंज है between the neutrons and protons, between the neutrons and neutrons, between the protons and protons, ये इनके बीच में एक एक्सचेंज, एक रिलेशन, एक बाइंडिंग फोर्स जनरेट कर रहा है। दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, इस तरीके से न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों प्रोटॉनों के बीच में जो पाई का एक्सचेंज हो रहा है, पाई 0, पाई प्लस और पाई माइनस, ये काज है न्यूक्लियर फोर्स का। इसको इंडिया में डॉग बोन एनालॉजी से समझाया गया है। इसमें कहा जाता है कि एक हड्डी फेंक दीजिए दो कुत्तों के बीच, तो वो लड़ मरेंगे उस हड्डी के लिए। तो ये जो पाई प्लस पाई माइनस पाई 0 मेसांस है, इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्ट्रगल करते रहते हैं। सो इनके बीच में पाई प्लस पाई माइनस और पाई 0 का एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज में एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट डे में, तब तक ले लेते हैं तो एक